जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राइट प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड फॉर द राइट स्किन टाइप। डार्क सर्कल्स भी आयरन की डेफिशिएंसी से होते हैं, हेयर फॉल भी आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड के प्रॉब्लम में भी आपको जो है वो पिगमेंटेशन भी होती है, हेयर फॉल भी होती है, वेट गेन भी होता है। क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो क्योंकि ये स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं, क्योंकि एक्टिव एसिड्स होते हैं। होम रेमेडीज़ होती हैं, इनमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं, इरिटेट कर देती हैं, बर्न कर देती हैं। जब बॉडी हेल्दी होती है तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मानूर है एंड आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन। बेसिकली वी डील विद ऑल द स्किन रेलेवेंट प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ठीक है। आइडियली ये सब के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का एक टॉपिक होता है, क्योंकि हर किसी को जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन या वो कैसे दिखता है या स्किन या जो आपके हेयर से रेलेवेंट इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट भी करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। तो पहले तो मैं आप लोगों से पूछना ये चाहूँगी कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में अपीयरेंस जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, और अभी आपके फील्ड ऑफ लाइफ में जो भी आप चीज़ें कर रहे हो या जो भी प्रोफेशनल आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसमें वो आपको किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। तो आपको लगता है कि ये जो आपकी अपीयरेंस होती है या आपकी जो पर्सनालिटी होती है, इसका कोई रोल होता है आपके उसमें? किस किस तरह होता है? और आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़, किस किस को लगता है कि जो आप अपने आप में जो है वो चीज़ मतलब उसमें फील करते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, या आप लोग जज करते हो लोगों को देख के नॉर्मली, या इस तरह होता है? होता है ऐसे? अच्छा, इसमें ये क्या इसका जो चीज़ है वो इसी तरह ही होती है कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही होती है या अदरवाइज भी होती है इन चीज़ों में? भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, हाँ हाँ, तो बड़ा अच्छा प्रेजेंट फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं। तो ये इस चीज़ का क्या रेलेवेंस है कि आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, यू फील ऑलवेज गुड, कॉन्फिडेंस फील होता है आपको इन चीज़ों से, क्यों ऐसा होता है? लाइक आइडियली किस वजह से होना चाहिए ये कि आपको उसमें ये बेसिकली आपके हार्मोन्स को जो है वो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से यू फील गुड। आप किसी अच्छे बंदे को देखोगे, प्लेजेंट सीनरी को देखोगे, प्लेजेंट आप इन्वायरमेंट को देखोगे, तो आपको हमेशा एक जो है वो अच्छी महसूस होता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो इसी तरह जब भी हम इन चीज़ों के साथ रिलेट कर रहे होते हैं तो हमारी जो है वो हार्मोन्स जो हैं बॉडी के अंदर दे प्रोड्यूस इन अ वे दैट मेक्स अस फील बेटर। उसमें हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, बेहतर होते हैं, एंड दे मेक यू फील बेटर। उसके अलावा ये होता है कि देखो प्रेजेंटेशन का वैसे भी आपकी वो जो लाइफ है उसमें ये बहुत ज़्यादा की रोल होता है कि जिस तरह आप एक ही चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप किसी ढाबे से लेते हो, नॉर्मली इट्स प्रेजेंटेड, नॉर्मली वो रखी हुई है तो वो आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, ना आप उसका इतना प्राइस दोगे, ठीक है ना। लेकिन सिमिलरली वही चीज़ आप रेस्टोरेंट में अगर देखते हो, इट्स प्रेजेंटेड गुड, तो वो आपको क्या लगती है, आप उसको वैल्यू फॉर मनी भी देते हो और वो आपको अच्छी भी लगती है। इसी तरह जब भी हम स्कूल्स में जाते हैं, वो स्कूल्स में भी यही होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, तो दे ऑलवेज लुक अप टू कि आप उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। स्किन के अंदर कॉमनली आप लोगों के मुताबिक क्या लगता है कि क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं आपकी लाइफ के अंदर, नॉर्मली जो आपको अपने अंदर लगते हो, स्किन के अंदर, हेयर के अंदर? पिगमेंटेशन हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ, एक्नी है, स्कार्स हैं और पिगमेंटेशन है, ये तो स्पेसिफिक डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है ना, जिनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कि इनकी रूट कॉजेज़ भी होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि जो रूट कॉज होती है कि अगर किसी बंदे को एक्नी है, बेचारा कि कोई रूटीन ख़राब नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनकी वजह से उनको ये एक्नी कॉज होती है? और स्ट्रेस, और वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल न करना, पानी का इंटेक कम होना, डिहाइड्रेशन होना, और बिल्कुल इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। उसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है?
स्ट्रेस तो होता है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली जो है हमारे पास एक्नी अगर कोई कॉज होती है या आपको पिगमेंटेशन होती है, तो इनमें हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं कि जिस तरह आप लोगों ने भी उसको बताया कि स्ट्रेस हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, आपके हार्मोन्स हो सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर क्या आपको पता है कि इसके अलावा वेट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है ना। जब हमारा वेट भी ओवरवेट हो जाता है तो भी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। एंड 80 to 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर हार्मोनल हेल्थ आर रेलिवेंट टू योर वेट एंड डाइट, ठीक है ना। उसमें जब हम वो चीज़ें थोड़ी करेक्ट करते हैं, जिस तरह जब आप वेट कंट्रोल करते हो, आप अपना एक डाइट का पोर्शन कंट्रोल करते हो, डेफिनेटली उसमें आप ऑयल रिड्यूस कर दोगे, आप उसके अंदर फैट्स को रिड्यूस कर दोगे, कार्ब्स कम कर दोगे, इन चीज़ों से जो है वो बेहतर हो जाएगा। ऑल्सो उसके साथ आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, आपका जो क्या कहते हैं उसमें स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। उसके अलावा आपके जो हैं वो आपके हार्मोन्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, फॉर द रीज़न कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है। ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होगी तो आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेगी टू द हार्मोन्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी, ठीक है ना। तो जो इनको हम आप लोगों में नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो इनको क्या सोचते हो कि कैसे ट्रीट होती हैं ये एक्ने के लिए? अगर किसी में आप में कई लोगों में है इस तरह, तो उसको आप लोग किस तरह सोचते हो कि ये रिकवर होएगी? मेडिसिन से, स्किन केयर से, स्किन केयर के अलावा डाइट बेहतर करके और वाटर इनटेक ज़्यादा करके। इनमें देखो वही मैं बात कर रही हूँ कि इसमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जो अमेंड अगर आप अपनी बॉडी के अंदर, आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपना वॉक शुरू कर दी, आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, आपके ऑक्सीटोसिन ज़्यादा अच्छा होता है तो उससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी उसमें जो एक्नी का जो आपके कॉजिंग एजेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके अलावा आपने डाइट में बेहतरी कर ली, फिर उसके अलावा आपने क्या किया, आपने स्किन केयर की। स्किन केयर में क्या चीज़ें आ गई? स्किन केयर के अंदर हम सबसे पहले जो हमारी सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि जिस तरह अगर आप फेस वॉश अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली यूज़ करो, ठीक है। उसके अलावा सन ब्लॉक यूज़ करो। हमारे यहाँ ये बहुत कम कॉन्सेप्ट है कि हम सन ब्लॉक्स नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली जिस तरह हमारे जो क्या कहते हैं कुकिंग का टाइम है, बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ तब भी नहीं यूज़ करते। हम सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। इवन मेल्स के अंदर भी ये चीज़ होती है कि सन प्रोटेक्शन जो है वो तो बिल्कुल भी मतलब नहीं लगाते नॉर्मली, और उन्हें तो लगता है कि मेल ज़रा थोड़े से ज़्यादा कैजुअल होते हैं अपने बारे में, तो लगता है कि ये जो कोई भी साबुन पड़ा है वो लगा लें, कोई भी चीज़ है वो हम यूज़ कर लें और स्पेसिफिकली केयर के अंदर नहीं जाए। जबकि ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर इन्हें हम थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करें तो इट विल इम्प्रूव, उसमें जो आपको ज़्यादा खर्चा करने से जो है वो प्रिवेंट कर देती है, ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या करेंगे स्किन केयर में, हम फेस वॉश एक तो प्रॉपरली अपने स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। मॉइस्चराइज़र जो है वो एक्नी प्रोन स्किन में हम यूज़ करते हैं बट वो हम ऑयल फ्री यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमें मेकअप रिमूवल जो रूटीन है वो इम्प्रूव करनी होती है। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि आपने लगाया हुआ है मेकअप तो आप सो गए उससे, ठीक है। उसके बाद जो है सुबह उठे हो फेस सादा ही वॉश किया एंड चले गए हो दोबारा से लगा के। तो इनमें प्रॉपर रूटीन ऑफ क्लिनजिंग स्किन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इवन मेल्स में भी इम्पॉर्टेंट है। मेल्स में मेकअप नहीं होता लेकिन डर्ट होती है कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल बाइक पे जा रहे हो या आपका एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आम तौर पे लड़कियों से ज़्यादा होता है कि बाहर आना जाना ज़्यादा होता है, तो आप लोगों के जो फेस है उसके ऊपर डर्ट पार्टिकल्स का मतलब मौजूदगी ज़्यादा होती है। तो उसमें जब भी हम लोग रात को सोएं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रॉपरली जो है वो क्लिनज़र से या जिस तरह मिसेलर वाटर्स होते हैं आजकल, हाँ, उसके अलावा बेबी ऑयल्स होते हैं, इनसे आप कर सकते हो। इवन जो आपके घर में कोकोनट ऑयल होता है वो भी बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट होता है और बहुत अच्छा जो है वो आपकी स्किन को मेकअप और डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। उससे हम रिमूव करेंगे हमेशा और फिर उसके बाद वेट वाइप से क्लीन करके देन वी डू द फेस वॉश, एंड वो तब एक प्रॉपर मेथड ऑफ क्लिनजिंग होगा। उसके अलावा क्या चीज़ होती है?
अच्छा, सीरम्स की बात इन्होंने की, तो सीरम्स आप मुझे बताओ, क्या हर सीरम आपकी स्किन को सूट करता है? नहीं। हाँ, अब हमारे पास बहुत से क्लाइंट इस तरह के आते हैं जो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप विटामिन सी और रेटिनॉल इकट्ठे यूज़ करना शुरू कर दो, तो आपकी स्किन तो बेचारी कहेगी इन्होंने मुझे क्या कर दिया, मतलब लाइक ये तो वो तो स्किन के ऊपर ऐसा हो जाएगा जैसे आपने बॉम्ब फेंक दिया है, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या होता है कि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और दोनों ही आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, स्किन को आपकी जो है वो क्या कहते हैं, ड्राई आउट करके, फ्लेक करके आपकी स्किन को जो वो रिमूव करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ों में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राइट प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड फॉर द राइट स्किन टाइप, ठीक है ना। कि उसमें हमें जो है वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर एक्नी के ऊपर हम फॉर एग्जांपल, जैसे अब आप देखो, आपने मुझे कहा कि सीरम्स यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली आप क्या उसमें कौन सा सीरम को चॉइस ऑफ सीरम बोलोगे कि होना चाहिए? जो एक, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ना बहुत सारे खुद ही से चीज़ों को जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। इसने बताया कि जी मेरे स्किन पे इस चीज़ ने वर्क किया है, तो आपने भी वो लगाना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल, हाँ, सोशल मीडिया के मुताबिक चल रहे होते हैं। लेकिन देखो वही बात है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कई सेलिब्रिटीज़ रिव्यू कर रहे होते हैं। अब आपने देखा होगा अक्सर जो ये स्टीरॉयड क्रीम्स हैं, इनमें हमारी कई खूबसूरत मॉडल्स जो हैं वो एज उन्होंने जो है वो मॉडल उन्होंने ली हुई होती हैं और वो उस पर कह रही होती हैं ये लगाएं और 15 दिन में आप गोरी हो जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली वो खुद नहीं इस्तेमाल कर रही होती, ठीक है ना। जो हम सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं वो हर चीज़ हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती, क्योंकि सम ऑफ देम आर ऑब्वियसली बीइंग ब्रांडेड, ठीक है ना। ब्रांडिंग करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए डेफिनेटली एवरीबडी वुड से कि आप ये लगा लें, ठीक है, क्योंकि वो दे आर बीइंग पेड फॉर टेलिंग कि आप ये लगाएं और ये लगाएं। लेकिन ये है कि उसमें जो राइट प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन के मुताबिक हर किसी के फ़र्क होंगे, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल ये विटामिन सी लगाती हैं और आप लगाती हैं तो दोनों में फ़र्क आएगा, ठीक है ना। वो लगाती हैं और वो लगाती हैं तो उनमें भी डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि स्किन टाइप का फ़र्क है। तो स्किन टाइप हमेशा हमें जो है अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उनको गाइडेंस लेके उनसे रेलेवेंट उसे, तो उसमें ये चीज़ों को जब हम करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। लेकिन मैम जैसे आपने कहा कि हमें डॉक्टर के साथ रिकमेंडेशन करके अपनी स्किन की टाइप की, जैसे हमें तो पता था ऑयली होती है, एक नॉर्मल स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, एक एक्ने स्किन होती है। तो वो चीज़ें तो हम अगर घर में अगर हम जज करना चाहें हमारी कौन सी स्किन टाइप है, तो हम देखो आपको स्किन टाइप का, हाँ स्किन टाइप का तो कुछ हद तक आइडिया हो सकता है, लेकिन ये कि आपको ये आइडिया नहीं हो सकता कि इस स्किन टाइप पे कौन सा प्रोडक्ट लगना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ नहीं पता लग सकती। अब ये होता है कि नॉर्मली जो चीज़ है वो हर किसी ने ये कहा होता है कि जी फॉर ऑल स्किन टाइप, फॉर ऑल स्किन टाइप हर चीज़ नहीं होती, ऑब्वियसली वो अकॉर्डिंगली होती है। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ों में हम समझ रहे होते हैं, अब कई लोग हैं जिनकी गर्मियों में स्किन डिफरेंट होती है और सर्दियों में डिफरेंट होती है, तो उनके गर्मियों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे, सर्दियों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। और इवन प्रोडक्ट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और वो बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने बताया कि डार्क सर्कल्स होते हैं। अब डार्क सर्कल्स आप नॉर्मली अगर आप 10,000 की भी क्रीम लगा रहे हैं तो वो उससे करेक्ट नहीं होंगे जब तक आपकी रूटीन ठीक नहीं है, आपका स्क्रीन टाइम करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये कि हाँ अगर रूटीन और स्क्रीन टाइम के अलावा आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, आप आइसिंग कर सकते हो। आइसिंग करते हैं तो हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, स्किन हमेशा टाइट होती है। इवन ओपन पोर्स वाले लोग भी आइसिंग अगर अपनी फेस पे करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो इम्प्रूव करती है, ग्लो आता है स्किन के अंदर। पानी का इंटेक आप करते हो तो आपकी जो हाइड्रेशन लेवल है वो इम्प्रूव हो जाती है। हाइड्रेशन ये वो चीज़ें जो आप नॉर्मली कर सकते हो कि जैसे आइसिंग कर ली आपने पानी का इंटेक कर लिया। पानी के इंटेक से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं स्किन के ऊपर नॉर्मली? सबसे पहले तो एक्सफोलिएशन करता है जो सबसे बेस्ट है पानी। बिल्कुल वेस्ट की रिमूवल हो जाएगी, ठीक है, टॉक्सिसिटी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। ऑल्सो आपकी गट हेल्थ के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्टमक इश्यूज़ रहते हैं नॉर्मली, तो तब भी आपकी वो चीज़ों को भी बैलेंस कर देगा। पीएच बैलेंस करता है आपकी बॉडी का, ठीक है। आपके जो इवन आपकी जो बॉडी को जब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्पंज देखते हैं, स्पंज, ठीक है ना, अगर वो एक ड्राई स्पंज है तो वो आपको बिल्कुल कैसा लगेगा,
विल्टेड सा लगेगा, विल्टेड सा, कि जैसे ना मुरझाया हुआ सा लगेगा। उसी के अंदर आप अगर उसको वाटर ऐड करते हो तो वो आपको क्या एकदम से ब्लूम्ड लगता है स्लाइटली। क्यों? क्योंकि उसका जो, हमारी बॉडी भी इसी तरह पोरस है, हमारी बॉडी के अंदर भी पोर्स हैं। बच्चा पैदा होता है तब भी उसके ओपन पोर्स होते हैं, लेकिन हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो इंक्रीज़ क्यों हो जाते हैं? रूटीन की वजह से, अगेन एजिंग की वजह से, और समटाइम एजिंग नहीं भी होती तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड जो डिप्रेशन के साथ आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। और अच्छा मुझे बताओ, पिगमेंटेशन के नॉर्मली आपके आपके जहन में क्या चीज़ है कि पिगमेंटेशन क्यों होती है? हार्मोन की बेस पर ही होता है, लेकिन अच्छा, और किस वजह से हो सकती है? ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्सपोजर टू सन, क्योंकि सन टैन बहुत ज़्यादा होता है। और ये कि अक्सर जो अच्छा सन टैन भी होता है, और दूसरा ये कि आपकी सन मतलब ये कि सन एक्सपोजर से स्किन डैमेज होती है, वो नॉर्मली किस वजह से ज़्यादा होती है? यूवी रेस की वजह से भी होती है, और किस स्किन पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है वो? सेंसिटिव स्किन पे। और दूसरा ये कि जो स्किन पे स्टीरॉयड्स इस्तेमाल हुए हुए होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। समटाइम्स हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं कि जो डॉक्टर्स ने भी प्रिस्क्राइब किए हुए होते हैं स्टेरॉइड्स, तो जब हम, या ओरल स्टेरॉइड्स भी आप ले रहे होते हो, तो आपकी जो स्टेरॉइड है, जो जितनी रैपिड आपको रिकवरी दे रहा है, उतना ही वो ज़्यादा आपकी बॉडी को डैमेज भी कर रहा है। नॉर्मली जब हम 26-27 ईयर्स की एज में होते हैं तो वो हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, या इतना ज़्यादा हमें पता नहीं लगता। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारी तब बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी फंक्शनैलिटी, जिस तरह आप अगर अपने आप में ही कंसिडर करो तो 3-4 साल पहले आपकी जो है वो बॉडी की एक्टिविटी फ़र्क होगी और अभी फ़र्क होगी। तो इन चीज़ों में जब बॉडी की फंक्शनैलिटी भी वेरी कर रही होती है साथ में एजिंग के साथ, ठीक है, आपकी जो है वो स्किन जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस लगती है। नॉर्मली 27 साल तक अगर आपको कुछ नहीं हुआ कभी, और आप एकदम देखोगे कि 27-28 के बाद एकदम से आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी एकदम ही चेंज आ गई है बॉडी के अंदर। कई लोगों में देखोगे, अभी आप लोग कि उसमें अपने भी किसी बड़ों में देखोगे तो एकदम से ज़्यादा वेरिएशन आती है। तो वो ये कि जो स्टेरॉयडल स्किन डैमेज है वो ज़्यादा होता है, और वो जब सन के अंदर जाता है या चूल्हे के आगे आप लोग काम करते हो तो उसमें फिर वो ज़्यादा उसको वो कर देता है। इसके अलावा भी एक दो रीज़न्स होती है जिनसे पिगमेंटेशन होती है, और वो हमारे पास अनआइडेंटिफाइड होते हैं, लोगों को नहीं आइडिया होता कि ये भी हो सकता है। क्या हो सकते हैं? एनी आइडिया? हाँ, डाइटिंग की वजह से ये कि रॉन्ग वे में अगर डाइट की गई हो तो तब, लेकिन अगर आप वैसे हेल्दी वे में लूज़ कर रहे हो वेट तो वो तो आपको बेनिफिट करेगा, हार्मोन्स को इम्प्रूव करता है। अच्छा, जो सबसे एक और ज़्यादा कॉमन रीज़न होती है वो होती है आयरन की डेफिशिएंसी। और अब तकरीबन मेरा ख्याल है 7 जो ख़वातीन है ना 10 में से, उनमें ये प्रॉब्लम होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब कई लोगों में एनीमिया भी होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उन्हें पता भी नहीं होता। वो ये होता है कि वो कहते हैं हमें बचपन से इस तरह है तो अभी तो हमें नहीं, मतलब ये ऐसे ही है। डार्क सर्कल्स भी आयरन की डेफिशिएंसी से होते हैं, हेयर फॉल भी आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो एक तो आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन अननोइंग मतलब आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है, आपको पता नहीं होता इतना। और उसके अलावा थायराइड का प्रॉब्लम एक होता है नॉर्मली, ठीक है ना, जो कि आपको अननोइंगली हिडन आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि जर्नली जब हम डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होती चीज़, तो उसको वो इग्नोर कर दिया जाता है। मैम, जो स्किन के अंदर जैसे ओवरएज होते हैं, मोल्स की तादाद भी बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, मोल्स की क्या रीज़न होती है? मोल्स में नॉर्मली ये होता है कि जो आपकी स्किन के अंदर मोल्स बनते तब हैं, एक तो ये जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों में बनते हैं, और दूसरा जो बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो जेनेटिक्स में आपकी होती है। जिस तरह कई डिजीज़ हैं जो हम जेनेटिक्स में कैरी कर रहे हैं, कि हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ख़ानदानों में ही एक्नी होती है, ख़ानदानों में ही गंजपन होता है, ख़ानदानों में ही घने बाल होते हैं, ख़ानदानों में ही आई का पैटर्न एक डिफरेंट होता है, हाँ, ख़ानदानों में ही एक स्पेसिफ़िक जो है वो आपको लगता है कि टैग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आप जब भी, मैंने आज तक जितने नॉर्मली टैग्स या मोल्स के पेशेंट देखे हैं,
टैग्स में एक रीज़न जेनेटिक है, मोल्स में भी एक रीज़न जेनेटिक है, और दूसरी रीज़न क्या है कि जो हम ये सैलॉन्स और पार्लर्स के अंदर जो टूल्स इस्तेमाल करवाते हैं समटाइम, जो कि आपकी डीप एक्सट्रैक्शन कर दी जाती हैं समटाइम, जिस तरह मेल्स शेव करवाते हैं अक्सर, तो इस तरह का उस तरह इस्तेमाल कर लिया कि वो कट लग गया, जहाँ कट लगता है वहाँ पे टैग बन जाता है। अक्सर मेल्स में ये प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली फीमेल्स में इस तरह होता है कि जिस तरह कहीं दाना निकला हुआ एक्नी का, तो वो उन्होंने जी पिन से निकाल दिया, कहीं वाइट हेड है पिन से निकाल दिया, तो वो क्या होता है कि वो उस वक्त आपके उस स्ट्रक्चर को इरिटेट कर रहा होता है, और जब वो आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है तो वहाँ पे वो एक प्रोट्रूजन बन जाती है। जो प्रोट्रूजन होती है वो क्या करती है, वो फिर या तो टैग के फॉर्म में, या अगर उसमें फिर मैं बता रही हूँ कि इम्यूनिटी कम होती है तो मेलानिन ज़्यादा हो जाता है, वो मोल के फॉर्म में आपको फील होता है। दो ही रीजंस होती हैं इसमें, एक जेनेटिक होती है और दूसरी जो है वो हाइजीनिक टूल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो इस चीज़ को लीड कर देते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ जो आप लोग पूछना चाहते हो नॉर्मली? फैट बम्प्स आप कौन से एरिया की बात कर रहे हो नॉर्मली? अच्छा, ये मीलिया होता है बेसिकली, मीलिया होता है, मीलिया कोलेस्ट्रॉल डेवलप जो आपकी डिपोजिशन होती है उसमें ये आपके इस तरह बन जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये है कि उसके अंदर भी एक रीज़न ये होती है कि आपकी जो स्किन केयर है उसमें एक चीज़ तो लैक कर रही होती है, और उसके अलावा जो चीज़ इसमें लैक कर रही होती है वो ये होती है कि आप उसकी जो ओवर मॉइस्चराइजेशन जो एरिया की, उससे भी हो सकता है। और तीसरी रीज़न जो है वो इसकी ये हो सकती है कि आप जो है वो जिस तरह कई अब जो एक तो मीलिया होता है, और मीलिया ही अगर बड़ा हो जाए, जैसे कई जो आपके पेरेंट्स वगैरह में आपने देखा होगा ज़ेंथेलाज़्मा सा बन जाता है, जैसे बिल्कुल बड़ी बड़ी गिल्टियाँ सी लगती हैं वाइट सी कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन से, तो ये बेसिकली वेट के साथ रिलेट कर रही होती है। और ऑल्सो जो भी आपने बताई थी ना बात के जो स्किन टैग्स हैं और मोल्स हैं वो भी थोड़े ओवरवेट लोगों में ज़रा ज़्यादा होते हैं, अगेन कोलेस्ट्रॉल के साथ। तो जो हमारी स्किन की हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती है हमारी अंडरलाइंग हेल्थ से। जैसे अगर किसी को लिवर के इश्यूज़ हैं तो उसको पिगमेंटेशन होगी, किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड के प्रॉब्लम में भी आपको जो है वो पिगमेंटेशन भी होती है, हेयर फॉल भी होती है, वेट गेन भी होता है। ठीक है, सिमिलरली किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है उसका हेयर फॉल भी होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको पिगमेंटेशन भी होगी, उसको लेथार्जिक भी फील होगा, उसकी जल्द लटक जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है अंडरलाइंग हेल्थ के साथ रिलेट होती होती है। इसीलिए जो हमने आज टॉपिक भी रखा था वो इसीलिए लिखा था कि आपके स्किन का पोटेंशियल कैसे हम उसको अनलॉक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को टारगेट करते हैं। हेल्थ जब इम्प्रूव करती है तो साथ में वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। अब जैसे मेरे पास कई पेशेंट्स आती हैं, अब आप लोग भी जिस तरह बैठे हुए हो तो बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जो नॉर्मली पीसीओएस के साथ रिपोर्ट करती हैं। अब तो मुझे ये लगता है कि तकरीबन 8 लड़कियां अगर 10 आई हैं तो उनमें से 8 में ये प्रॉब्लम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब बहुत सी हमारी जो, क्योंकि ये इशू है कि हम उतना ज़्यादा उस चीज़ों को एक टैबू भी है कि हम अपने अंदर एक तो बात नहीं करते, दूसरा हमारा ये भी प्रॉब्लम है कि हम एक्सेप्ट भी नहीं करते। ठीक है ना, हम क्या कहते हैं कि नहीं जी स्पेसिफिक एक पॉइंट है कि जी अगर हमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है या हमें कोई इश्यूज़ नहीं है रेलेवेंट टू आवर साइकिल, तो हम कहते हैं कि नहीं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वो 10-12 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर से एक रीज़न होती है कि अगर आपकी इरेगुलरिटी हो। सिमिलरली मेल्स के अंदर भी इस तरह होता है कि मेल्स के अंदर भी ये चीज़ होती है कि वो भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल एक पैटर्न आपका हेयर फॉल का आता है, हर मेल में नॉर्मली आता है कि आपका 22 से 25 के ऑनवर्ड्स थोड़ा सा स्टार्ट होता है, 25 से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, 27 में बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नज़र आता है कि आपकी फ्रंटल जो हेयर लाइन है वो रिसीड करना शुरू कर देती है। तो अब उसमें अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें, कई पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी मैंने फ़लानी जगह का पानी चेंज हुआ था, मेरे बाल गिर गए। ठीक है, और जो क्या कहते हैं मैंने जो है वो एक कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया था उसकी वजह से हो गए।
अब प्रोडक्ट की यूजेज में भी जिस तरह हम उन चीज़ें आ जाती हैं जो केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ हैं या कोई कैरेटिन प्रोडक्ट्स हैं जो स्ट्रेटनिंग के लिए हैं, उनसे तो हाँ बाल गिर सकते हैं, डेफिनेटली उनसे गिरेंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है जो अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं है वैसा, उसको जब आप उस तरह करोगे कि उसे स्ट्रेटन करने की कोशिश करोगे, उसको जाहिर है एक थ्रू प्रोसेस ऑफ हीट एंड थ्रू प्रोसेस ऑफ डैमेज गुजारोगे तो वो गिरेगा। लेकिन दूसरी रीज़न जो है वो जेनेटिक्स में भी है और आपके हार्मोन्स में भी है। मेल्स में विद इंक्रीजिंग एज ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होते हैं तो हेयर फॉल ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, रिसीड कर जाती है। और उसको रोकने का तरीका अगेन फिर वही है कि हम पहले कहते हैं कि हमारे अब्बू के तो ऐसे नहीं हुए थे, हमारे चाचा के ऐसे नहीं हुए थे, तो वो क्यों नहीं होते कि उन लोगों के लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है। हमारे स्ट्रेस लेवल्स डिफरेंट हैं, हमारी सोसाइटी डिफरेंट है, हमारा इन्वायरमेंट डिफरेंट है रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स डेफिनेटली। अगेन सिमिलरली इसी में ही अगर हम देखते हैं तो जो आपके फीमेल्स के अंदर फेशियल हेयर्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फीमेल्स कंसिडर करती है मैंने एक क्रीम लगा ली थी उससे हो गया था, या मैंने एक फेशियल कराया था ब्लीच से मेरे बाल ज़्यादा हो गए, या मैंने वैक्सिंग के बाद मेरे ज़्यादा हो गए, या थ्रेडिंग के बाद ज़्यादा हो गए, जबकि वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती कि ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आई है। उसमें अगर वो देखेंगी उनको हल्की फुल्की एक्नी भी होगी, अगर वो देखेंगी तो उसमें उनको हल्के फुल्के ओपन पोर्स भी होंगे, अगर वो देखेंगी तो उसमें उनको हेयर फॉल भी होगा, अगर वो उसमें ही नोटिस करेंगी जो जिस टाइम स्पैन में उनको इंक्रीज्ड फेशियल हेयर्स आ रहे हैं तो उसी में वो अगर देखेंगी तो उनका वेट भी गेन हुआ होगा, उसी में वो अगर देखेंगी तो उनको बॉडी एक्स भी होते होंगे, उसी में देखेंगी तो स्लाइट वेरिएशन इनटू द साइकिल भी होगी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम सिर्फ एक चीज़ को कंसिडर करते हैं कि ये निकलना शुरू हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, जबकि होता वो किस वजह से है, इंटरनल फैक्टर्स से। और बहुत सी ट्रीटमेंट से हम क्यों सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि हम इंटरनल कॉज को नहीं ख़त्म करते। जो डॉक्टर अगर कर रहा है एक ट्रीटमेंट तो वो डेफिनेटली क्या कर रहा है, आपके करंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, जो अभी आपका मसला है वो उसको हल करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसको क्योर करने के लिए आपको एक कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज रिक्वायर्ड है। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो डेफिनेटली फिर से दोबारा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। अब कई ऐसी ख़वातीन हैं वो लेज़र करवाती हैं, दोबारा तो नहीं डॉक्टर साहब कभी बाल आएंगे, भाई दोबारा क्यों नहीं आ सकते, आपको लेटर ऑन प्रेगनेंसी हो सकती है, आपको लेटर ऑन कोई हार्मोनल इशू हो सकता है, आपको लेटर ऑन मेनोपॉज होना ही होना है, तो उनमें ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी, ठीक है। इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर, हर ट्रीटमेंट जो है वो आपकी उस चीज़ को क्योर करती है जो करंट प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो आपने उसको मेंटेन करना है वो किस चीज़ से करना है, थ्रू योर लाइफस्टाइल एंड थ्रू द चेंजेस इन योर बॉडी। जब बॉडी हेल्दी होती है तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ी रीज़न होती है, ठीक है। स्पॉट्स को कैसे कम किया जा सकता है? स्पॉट्स को, मार्क्स को, स्कार्स को, तीनों अलग चीज़ें। एक्नी खत्म होने के बाद जो निशान एक तरह के रहते हैं उनको कैसे ठीक किया जाए? अच्छा देखो, एक्नी जब हमें होती है तो हमारी जो बॉडी की सरफेस है वो ख़राब हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे एक सड़क जब बनती है तो उसमें जब गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जब गड्ढा बनेगा जो आप उसको कैसे करेक्ट करोगे, फिल करके। किस चीज़ से फिल करोगे, सेम मटेरियल से फिल करोगे। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है वो नॉर्मली क्या होती है कि हम जो है वो क्रीम्स, जेल्स, डिफरेंट जो हमारे पास आ जाते हैं, उसके अलावा लेज़र्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं कि जिनमें हम कहें कि जी ये करेक्ट हो जाएगा, जबकि उसको रिक्वायर क्या है, एक पूरा प्रोसेस रिक्वायर्ड है। जिस तरह हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो पहले हम एक चीज़ उसमें करते हैं, फिर दूसरी चीज़ की लेयरिंग करते हैं, फिर तीसरी चीज़ की लेयरिंग करते हैं। डायरेक्टली तो एक बिल्डिंग नहीं बन जाती, ठीक है ना। उसकी पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके ऊपर वो जो है उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसको जो है वो मतलब करेक्शन करेंगे, एवरीथिंग। सिमिलरली जब हम स्कार्स को भी ट्रीट करते हैं तो इट इज़ नॉट अ सिंगल डे प्रोसीजर एनीवेयर इन वर्ल्ड,
ठीक है। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, हम थोड़े इम्पेशेंट भी होते हैं, लेकिन हाँ टाइम ये कि आप वो करेक्ट वे में करवाओ। उसमें हम नॉर्मली सेम मटेरियल यानी PRF करते हैं, PGRF करते हैं, उसके अलावा फिर नीडलिंग्स की जाती हैं जो कि उसको हेल्प करती हैं, ट्रीट नहीं करती, ठीक है ना। उसमें मल्टीपल प्रोसीजर्स के थ्रू आपकी स्किन को गुजारा जाता है कि जिसके अंदर, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि रोड की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, सिमिलरली इसमें भी स्किन की रिकंस्ट्रक्शन की तरह ही की जाती है कि वो उसकी लेयरिंग की जाती है, उसके ऊपर फिर उसको एमरिंग की जाती है, फिर उसको जो है वो लेज़र के थ्रू भी ट्रीट करते हैं, फिर पील्स भी करते हैं, फिर इट हेल्प्स कंबाइनली। तो अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी बंदा अगर आपको कह रहा है कि ये चीज़ आप एक ये करवा लें खाली, इससे ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी, तो वो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी जो है वो स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने से आएगी। तो जब स्ट्रक्चर रिक्रिएट होगा फिर इट हेल्प्स, और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होते। उसमें यह है कि आपको 3-4 सेशंस आप लेते हो, अगर कहीं प्रॉपरली करवा रहे हो तो वो करेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये होता है कि करेक्शन के साथ इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि जो आपका सेल स्ट्रक्चर है, जब हम PGRF यूज़ करते हैं या हम जो है PRF यूज़ करते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसको 3 मंथ्स टाइम स्पैन चाहिए है मॉलिक्यूलर सेल पर डिवीज़न करने के लिए, ठीक है ना। वो फिर आगे उसको आपके जो है वो जो आपका रिपेयर है या रिकंस्ट्रक्ट है वो ओवर द टाइम, जिस तरह मतलब आपको जो लग रहा है इमीडिएटली, वो 3 मंथ्स में आपको उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड बैक करता है और वो करेक्ट हो जाता है। और वो मतलब ये कि आपका स्टे भी करता है अनलेस और अनटिल दोबारा से वो चीज़ क्रिएट ना हो जाए। अच्छा मैम, बहुत लोगों की स्किन बहुत शाइन कर रही है, अच्छी स्किन होती है, लेकिन उनकी गर्दन की इतने ज़्यादा डार्क स्पॉट, जब डार्क पैचेस आते हैं ना, मतलब फिर भी साफ सुथरे भी रहते हैं, मतलब जैसे झावा वगैरह को यूज़ करते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं से वो रह जाते हैं। हाँ, अब इसमें जो ये चीज़ है ये किस वजह से होती है, किस वजह से होती है? तो ज्वेलरी वेयर करते हैं इस तरह से। एक तो कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है, दूसरे लोगों में जो है अगेन मैंने आपको बताया कि तकरीबन 80% जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो आपके वेट से रिलेट कर रही होती है। और वेट भी वो वाला जो ये गर्दन के इर्द गिर्द आपको, आप किसी भी बंदे को देखोगे तो इधर एक तो रिएक्शन की कॉज हो सकती है और दूसरी कॉज हमेशा थायराइड होती है। तो अगर किसी भी बंदे को आप ऐसे देखो जो थोड़ा सा हेल्दी है और नेक के पेरेंट्स में आपको उसकी वो लग रही है कि वो डार्क है, नेक, नकल्स, एल्बो, ये एरियाज़ आपको लग रहे हैं कि डार्क हैं, तो वो उसमें हमेशा आप थायराइड चेक करवाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो थायराइड के साथ जो मैं वही बता रही हूँ कि फिज़िकल हेल्थ स्किन हेल्थ इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द फिज़िकल हेल्थ, तो वो उसके साथ साथ जो है वो रिलेट कर रही होती है और उसके साथ ही इम्प्रूव भी करती है। हम ट्रीटमेंट्स अगर कोई करते हैं तो वो ट्रीटमेंट्स आपकी करेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब वो ये कि उन चीज़ों को ठीक करने के लिए होते हैं, लेकिन वो दोबारा ना हो, वो आपने अंदर के सिस्टम को करेक्ट करना, ठीक है। एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, हाई ब्रांड्स की भी होते हैं, ये क्या मतलब ये दावे भी तभी झूठे हैं अगर हम अपने अंदर अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर एक फॉर एग्जांपल बच्चा सो रहा है, क्या आप उसको पानी पिला सकते हैं? कोई कहता है कि पिला सकता है? डिस्टर्ब को भी छोड़ें, वैसे आप कहें कि उसके आप बॉडी में एंटर कर सकते हैं, अगर उसे आप IV नहीं दे रहे, नॉर्मल मोड में नहीं दे सकते। सिमिलरली जब हम आज अभी जो क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो हम अपनी डेड स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। मींस कि आपकी मसल्स की सर्कुलेशन नहीं अच्छी होती, मींस कि आपने प्रॉपर क्लिनजिंग, अगर आप एक प्रॉपर रूटीन के साथ कर रहे हैं, जिन लोगों में आप देखोगे कि जो रूटीन के साथ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो उनके अंदर वो चीज़ें इंप्रूवमेंट देती हैं, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट आप अपने ऊपर यूज़ करोगे तो वो आपको उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं देता। तो उसके रीज़न ये होती है कि हमारे जो मसल सेल्स हैं वो बिल्कुल एक्टिवेटेड नहीं है और उन पे जब हम कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोसीजर करते हैं तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। उनको एक्टिवेट करने के लिए अगेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप उसमें मसाज कर सकते हो अपने फेस का, आप उसमें आइस क्यूब से फुल फेस का जो है वो कर सकते हो। उसके अलावा आप जर्नली जो है वो एक्सरसाइज करते हो, उससे बेहतर हो जाता है। पानी का इंटेक करते हो, इनसे बेहतर हो जाता है। हाँ, फिर जब अब आपको पता है कि हाइलुरोनिक एसिड कितना फेमस सीरम है,
ऑलमोस्ट आप सब ने ही सुना होगा कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम, हाइलुरोनिक एसिड क्रीम, हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में हाइलुरोनिक एसिड है। आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी की हाइड्रेशन अच्छी नहीं है तो वो आपके जल्द में अब्जॉर्ब भी नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने पानी का छपटा मारा। और मैम इसका मतलब है क्रीम्स का कोई कसूर नहीं है? क्रीम्स का कसूर नहीं है, उसमें कसूर ये है कि हमने उस चीज़ को जो है वो तब हमारी स्किन पे रिस्पॉन्ड करेगी जब हमारी स्किन एक्टिवली ब्रीदिंग होगी, हेल्दी होगी, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये भी कई जिस तरह लोग जो हैं वो ये जो कमर्शियल स्टेरॉयड क्रीम्स होते हैं या मेडिकेटेड स्टेरॉयड क्रीम्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स हैं, बड़े फेमसली नोन है। तो जब हम उनको कर रहे होते हैं यूज़ तो तब भी हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है दैट डज नॉट लेट एनी प्रोडक्ट पेनिट्रेट योर स्किन। तो हम उसको अगर उसके ऊपर जिस तरह मतलब स्टीरॉयड यूज़र अगर कोई आम क्रीम लगाता है तो वो उसको कुछ भी नहीं रिजल्ट देती, और कुछ अरसे में जो स्टीरॉयड क्रीम होती है वो भी नहीं असर देती, और फिर उसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस भी हमारे पास पिगमेंटेशन की उसके साथ रिप्रेजेंट करती हैं। तो अल्टीमेटली हम उसको क्या करते हैं, फिर डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स में क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर से वो आपकी स्किन को स्टेरॉयडल डैमेज है उसको आपकी एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि ये कि वो रिकवर करे, स्किन नॉर्मल आपके जो है वो स्टेट में आ जाए, कंडीशन में आ जाए, सो दैट इट कैन इम्प्रूव एंड बी बेटर। एनीथिंग जो आप लोग उसमें से फर्दर जो चीज़ आपको लगता हो कि जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक हो। मेरा क्वेश्चन है सैलिसिलिक एसिड जो है वो क्या एक्ने के लिए ठीक है अगर यूज करें? हाँ, सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी स्किन को जो है वो एक तो वो एक्सफोलिएट करता है, एक्सफोलिएंट है बहुत अच्छा। एक्ने के लिए नॉर्मली जो एक्सफोलिएंट्स हैं या स्किन को पील ऑफ करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं, ड्राइनेस कॉज करते हैं। एक्ने वाली स्किन क्यों होती है नॉर्मली कि उसमें आपकी जो ओपन पोर्स होते हैं वो ज़्यादा इनलार्ज्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से उसके अंदर जो है वो सीबम की जो आपका यानी जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। स्किन ऑयली भी ना हो, नॉर्मल हो या नॉर्मल ड्राई हो। नॉर्मल टू ड्राई स्किन में इतनी ज़्यादा एक्नी नहीं निकलती है। अब स्किन के अंदर भी डिफरेंट जोन्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनका टी जोन जो है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, कुछ लोग जो होते हैं उनके नोज़ और चीक्स के एरिया पे ज़्यादा ऑयल होता है, बाकी फेस ड्राई होता है। तो अब जहाँ पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है डेफिनेटली वहाँ पे एक्नी के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो एक्नी हमेशा आपके ऑयल ग्लैंड्स की वजह से बनती है। अब वो जब ज़्यादा आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे इनलार्जमेंट ज़्यादा हो रही है, बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, फिर उनके अंदर जब भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मेकअप का ब्रश यूज़ किया या कोई आपने ऐसा जो जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी पार्लर वाले ने आपको ऐसे टूल लगा दिया कि वो दूसरे एक्नी वाले की बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद है, उसके अलावा आपने मेकअप रिमूव करके नहीं सोए तो वो आपकी पोर्स के अंदर क्लॉग कर जाता है, फंस जाता है। जब फंस जाता है तो वो इन्फेक्शन कॉज करके बाहर निकलता है एज एक्ने। तो उसमें सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, स्किन के अंदर ड्राइनेस कॉज करता है। ड्राइनेस जब वो होती है तो वो आपकी स्किन को पील करता है, फ्लेक करता है। ड्राइनेस होने से फिर वो आपका जो ऑयल ग्लैंड है वो उसकी सिक्रीशन जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाती है। तो हमेशा जब भी हम कोई भी एक्नी से रिलेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन में हमेशा देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, पैची फील होने शुरू हो जाती है। मेकअप लगाते हो तो आधी जगह से और लगता है, आधी जगह से और लगता है, तो वो क्योंकि स्किन को ड्राई करके एक्सफोलिएट करता है तो वो पोर के अंदर जाके उसकी रूट को क्लियर करता है बाय डिहाइड्रेटिंग इट। उसको ड्राई करने के बाद वो फ्लेक कॉज करता है, फ्लेक के बाद जो है वो आपको उसमें ये फील होता है। उसके साथ हम पेयर कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इज़ जनरली अ मॉइस्चराइज़र, ठीक है ना। मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे हम सैलिसिलिक एसिड के साथ नॉर्मली लगा लें तो उसमें ये है कि कैंसल आउट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक आपने मॉइस्चराइज के लिए कर रही है, एक ये। हाँ ये है कि अगर सैलिसिलिक आप यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप ये यूज़ करते हो, मतलब जिस तरह आप सुबह वॉश ऑफ करते हो स्किन, तो फिर आप मॉइस्चराइज़र लगा लो, ठीक है ना। तो उसमें ये है
उसमें हेल्प हो जाती है। और जिस तरह अगर हम रेटिनॉल्स यूज़ करते हैं या हम जो है क्या कहते हैं जो जो स्किन को आपकी स्किन के लिए एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं, जिस तरह ग्लाइकोलिक है, सिलिसिलिक है, रेटिनॉल्स हैं, इनमें प्रायरली भी हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते सकते हैं, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता उसमें, ठीक है ना। उसमें यह है कि आप नॉर्मली भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो सम कंटेंट ऑफ मिक्सिंग हमारी जो रेशोज़ होती हैं उनमें इटसेल्फ भी हाइलुरोनिक होता है, ठीक है ना। सेल्फ आप उसके लिए वैसे यूज़ कर सकते हो, वैसे मॉइस्चराइज़र ऐड ऑन करके एंड देन आप अप्लाई करो तो स्किन ब्रेकआउट नहीं होती। जैसे विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन के अंदर जज्ब नहीं होता अगर आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो उसके लिए कंपलसरी है कि पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं फिर विटामिन सी लगाएं। विटामिन सी, रेटिनॉल्स या जो आप ये सिलिसिलिक हैं, ग्लाइकोलिक्स हैं, नायासिनामाइड है, जब भी ये इस्तेमाल करें तो इसके साथ सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो क्योंकि ये स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं, क्योंकि एक्टिव एसिड्स होते हैं। तो जब ये स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्डेड होती है टूवर्ड्स द यूवी रेज और आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज हो सकती है। तो फिर उसमें ये कि इसमें ये चीज़ केयर करनी चाहिए कि एक तो हाइड्रेशन फिर इनके साथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, मॉइस्चराइज़र भी, ठीक है। नेचुरली हम स्किन की ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, मैं इसमें अभी हम जो सारी चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं उनमें हम सब चीज़ों का क्योर नॉर्मली नेचुरली ही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। नेचुरली मैंने वही जिस तरह आपको बता रही थी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लाइफस्टाइल को कैसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइफस्टाइल में हमने जिस तरह बताया आपको कि वेट को कंट्रोल करें तो हार्मोन्स बेहतर हो जाते हैं, हार्मोन्स बेहतर हो जाते हैं तो आपको ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते। दूसरा, कोई अगर आपको डिजीज़ रेलेवेंट प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मुझे बहुत थकन हो रही है, या मैं बहुत जल्दी जो है वो मेरे मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाती है, या मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी फील कर रही हूँ, तो फिर आप ये कि अपना आयरन लेवल टेस्ट करवाएं, थायराइड टेस्ट करवाएं। ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि आम लोगों में ये प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स होते हैं और इनके लेवल्स कम होते हैं। अगर हम इनको जल्दी रूल आउट कर लेते हैं तो एक तो जो आपको एजिटेशन और इरिटेशन होती है इन योर नॉर्मल लाइफ वो भी कम हो जाती है, और उसके अलावा क्या होता है कि आपकी वो जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या चीज़ कर सकते हैं? अच्छा, मुझे तो होम रेमेडीज़ करनी चाहिए, करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? नेचुरल होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, लेकिन क्या वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनी हुई होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जो विनेगर यूज़ कर रहे होते हैं, विनेगर अपने मास्क में विनेगर यूज़ कर रहे हैं, लेमन यूज़ कर रहे हैं, टमाटर यूज़ कर रहे हैं। कई ऐसे हो गए जो अभी मैंने एक मेरे पास पेशेंट आई, उसने करेले का जूस बना के फेस पे लगाया हुआ था। तो क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? ये बहुत हाई जो एसिडिक, हाईली एसिडिक होती है। जैसे अगर आप लेमन को किसी भी अब आप ये कहोगे कि वो बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ विटामिन सी है, लेकिन अगर आप लेमन बेयर स्किन के ऊपर लगा देते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बर्निंग कॉज करता है। सिमिलरली कई लोग होते हैं राइस पैक्स लगाते हैं। राइस पैक्स आपकी स्किन को इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देता है कि आप उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ भी करते रहें तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई ही फील होती है। तो जो हर चीज़ है वो नॉर्मली वैसे एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब बनी भी होती है तो डेफिनेट, अब जैसे अगर ये ऐसा ही है कि जैसे आप कहें कि कच्चा गोश्त खाना शुरू कर दें, उसको आप जब तक एक प्रोसेस से नहीं गुजारे तो तब तक तो नहीं ना खा रहे आप उसको, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो ये होम रेमेडीज़ होती हैं इनमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं, इरिटेट कर देती हैं, बर्न कर देती हैं, ठीक है ना, सेंसिटिव कर देती हैं। अभी कई ऐसी पेशेंट्स होती हैं जिनमें कोई हिस्ट्री स्टीरॉयड की नहीं होती, कुछ नहीं होती, और बीच में पूछो तो लेमन का इस्तेमाल बहुत करती हैं स्किन पे। तो वो भी आपको लेटर ऑन, आपको इस एज में जो अब आपकी एज है इसमें आपको नहीं फील होता होगा, लेकिन जब आप थोड़े से एज में आपकी इंक्रीज़ होती है, जब आप देखते हो तो फिर आपकी स्किन जो पहले डैमेज हुई हुई होती है वो सेंसिटिव होने की वजह से फिर रिएक्ट करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मसाज करते हैं, तरह जोर हाँ हाँ रेड हो जाती है। हाँ, तो वो हमने कभी भी उस चीज़ को उस तरह नहीं करना होता कि जो आपकी स्किन को डैमेज करे,
ठीक है ना। कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो उसे इसी वे में करते हैं कि वो आपकी जो एक तो ये कि उसमें स्क्रब्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए मसाज के अंदर, क्योंकि हमारी खुद मूवमेंट ऑफ फिंगर्स उस तरह की नहीं होती जो डायरेक्शन लिखी हुई थी सर्कुलर मोशन मैम, दैट इज द बेस्ट वे टू। एक तो ये कि जब भी हम मसाज करना चाहिए तो वो हमेशा लाइट हैंडेड करना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से तो कभी वैसे भी रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है ना। जब आप करते हैं तो आप इवन जो प्रोफेशनली भी जब इनको कर रही होती हैं लड़कियां, तो उनको यही ट्रेन किया जाता है कि आपका हाथ ऐसा होना चाहिए कि वो हवा में हो, फेस पे इतना फील ना हो, ज़ोर से प्रेशर ना हो। प्रेशर जो होता है वो सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, रिलैक्समेंट के लिए यूज़ करते हैं, मसाज के लिए नहीं यूज़ करते। वो हमेशा लाइट हैंडेडली करना चाहिए। और ये कि उसमें भी स्क्रब्स खुद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्क्रब्स भी अक्सर आपके पोर्स के अंदर चले जाते हैं। आप रॉन्ग डायरेक्शन यूज़ कर रहे होते तो वो चले जाते हैं एंड इट इन्फेक्ट्स योर स्किन, ठीक है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जिस तरह के हमने इसमें डिस्कस, हम इसको अब जो है वो कंक्लूड करेंगे साथ साथ कि जिस तरह मैंने आपको पहले बहुत सारी चीज़ें बताई कि वॉक कर सकते हैं हम, अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आइसिंग करनी चाहिए रेगुलरली। उसके अलावा क्लिनजिंग स्किन की प्रॉपर्ली होनी चाहिए, मेकअप प्रॉपर्ली रिमूव करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपके हार्मोन्स को भी डैमेज करती हैं और उसके साथ साथ आपके जो क्या कहते हैं फ़ैट, ऑब्वियसली फ़ैट एक्यूमुलेशन करती हैं। जब आपका अगेन वेट इंक्रीज़ होता है तो आपकी बॉडी के फंक्शनल जो हैं वो मैकेनिज़्म डिफरेंट हो जाता है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाती हैं कि अच्छा मुझे बताओ, कैफ़ीन से कोई फ़र्क पड़ता है? चाय शाय पीते हो आप लोग ज़्यादा शौक़ से? ज़्यादा शौक से पीते हो? मैम मैंने डॉक्टर से यही मतलब मैंने कहा था मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब एनर्जी थी फील, मैं थक जल्दी जाती हूँ। मुझे कहा था कि आपकी चाय की रूटीन क्या है, तो मैंने कहा कि मैं तो पूरे नहीं ब्रेकफास्ट के फौरन बाद में चाय पी रही हूँ, आप थोड़ा सा वक्फा कर लीजिए ताकि चाय ताकि बॉडी को अच्छी तरीके से फूड को प्रोसेस होने दें, देन यू टेक द कैफीन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें बहुत थकन फील होती है तो उसमें तुम्हारे आयरन डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है। इट इज़ नॉट, हम देखो हर चीज़ को गलत तरीके से जो है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं कि हम कह रहे होते हैं नहीं जी ये खाने से मुझे ये होगा और वो पीने से मुझे वो होगा, जबकि वो चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी की जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनकी वजह से। अब अगर किसी को अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, अब वो ये कहनी जी मैं चाय पीऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा, और वो विटामिन डी के लेवल्स करवाए वो कम हो, कैल्शियम करवाए वो कम हो, तो वो तो कैफ़ीन और ज़्यादा कम कर रही है, तो वो तो बिल्कुल सम टाइम फिर बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में फिर ऑस्टियोपोरोसिस में चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो पहले भी बात की वो यही की कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आइडेंटिफाई करें कि आपकी रूट कॉज क्या है, क्यों हो रही है थकन, नहीं होनी चाहिए, क्यों जिस्म में दर्द हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर इस चीज़ को जब हम इस चीज़ों के अंदर चले जाते हैं ना कि क्यों हो रही है, फिर हम ये बेहतर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे इस चीज़ को कैसे करेक्ट करना है। हाँ, वो करेक्ट करोगे तो बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे स्लाइटली डार्क सर्कल्स भी हैं हमारे, तो उसमें ये भी चीज़ हो सकती है ना कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से तुम्हें एनीमिक हो तो डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं, ऑल्सो बॉडी पेन्स होती हैं, ऑल्सो हेयर फॉल भी होता होगा। हाँ, तो ये साथ साथ चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं, तो उसमें फिर अपने आयरन के टेस्ट करो। अच्छा, उसमें भी बड़े मज़े की बात है कि कई लोग जो है ना वो आते हैं कहते हैं जी हमारा HB लेवल ठीक है, मेरा तो HB 11 आया था, 12 आया था। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनका HB 13 होता है और आयरन लेवल 27 होते हैं, जो नॉर्मली 50 या 52 होने चाहिए। तो HB जो है वो हमेशा कभी ये नहीं होता कि वो आपका पैरामीटर नहीं है कि आपका आयरन लेवल ठीक है। आयरन लेवल का अलग से टेस्ट होता है, वो अलहदा से आप उस चीज़ को करवाते हो। तो ये कि इन चीज़ों को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप ज़्यादा बेहतर जो है उस चीज़ को वो कर लेते हो। अभी जिस तरह आपकी ही इसमें जो बातें आपने बताई हैं, देखो ना, हेयर फॉल भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, डार्क सर्कल्स भी रिलेट कर रहे हैं, फटीग भी रिलेट कर रही है, डलनेस भी रिलेट कर रही है। तो ये किन किन वजह से हो सकती है? ये इस वजह से हो सकती है। हाँ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जब आप इस तरह अपने अंदर आइडेंटिफाई करते हो तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे भी मिल जाता है कि कैसे ट्रीट करना है, और उसमें आपको उसका सलूशन भी मिल जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा
इन्हीं चीज़ों में जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसमें ये डिस्कस किया कि सन प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। ऑल्सो जिस तरह अगर आप कोई अपना मेकअप करवाते हो या ख़ुद करते हो तो उसके जो ब्रशेज़ हैं या जो आपकी किट है, फेशियल किट्स जो होती हैं, वो आपको अपनी रखनी चाहिए ताकि ये कि उससे आपको इन्फेक्शन ना हो, आपको किसी से जो है वो ट्रांसमिट ना हो। बहुत से लोगों में सैलून्स या जो इवन ये जो मेल सैलून्स होते हैं, इनसे HIV बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। उसकी बहुत एक मेजर रीज़न होती है कि आपको एड्स है या हेपेटाइटिस C बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, जो आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी वजह से, जो ये टूल्स हैं, किट्स हैं, इनकी वजह से। तो कोशिश का अगर हम इसमें करें कि हम ये चीज़ें अपनी रखें, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती बिल्कुल, और ख़ुद भी कर सकते हैं इन चीज़ों को यूज़, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो क्या कहते हैं, स्लीप साइकिल अपना बेहतर करें। स्लीप साइकिल से हमारी हाफ ऑफ द इश्यूज़ हमारे बेहतर हो जाते हैं। अगर आपकी एक दिन नींद पूरी नहीं है ना, आपको अगले दिन इंडाइजेशन भी फ़ील होगी, आपको थकन भी फ़ील होगी, आपको आंखें भी खिंची हुई फ़ील होंगी। ठीक है, जब हमारी ये सारी चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं तो साथ में उनकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लाइफस्टाइल के जो पैटर्न्स हैं या चेंजेस हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा बेहतर करते हो तो आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज भी फ़ील होती है, इम्प्रूवमेंट भी फ़ील होती है, और उससे आपका जो है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। क्योंकि जब आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हो, आपको लगता है कि आप अच्छे लग रहे हो, तो आपको एक आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से ओन कर सकते हो। ठीक है ना, और हर जगह में प्रोग्रेस और फ्लरिश ज़्यादा अच्छे करते हो। तो इन चीज़ों को ये है कि छोटी छोटी चीज़ें इन्हें इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, तो दैट विल हेल्प यू, और उससे ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट भी आएगी। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करने चाहिए? हाँ बिल्कुल करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? कैसे करने चाहिए? आप लोग कैसे करते हो वो बताओ। हम लोग तो करते हैं। नहीं करते हो? उससे जो है वो जो स्टील सा रॉड होता है उससे भी रिमूव करते हैं। हाँ। वो एक पैक होता है ना, फेस पैक, उससे भी रिमूव किया। अच्छा कॉलर से भी रिमूव करवाया स्टीम करवाने के बाद। ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। हाँ, अब देखो जो क्या होता है कि जो इसमें सबसे ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि जब हम स्टीम करके पोर्स को खोलते हैं, फिर हम उनके अंदर जो है वो डिफरेंट पिन्स को इंसर्ट करते हैं, जिनसे क्या होता है कि वो जो जगह पे जहाँ पे आपका ब्लैक हेड स्टक हुआ हुआ है वो और ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, पोर्स खुल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वो फिर जब आप उसको वो रिकवर उस तरह नहीं होता, क्योंकि जब आपकी स्किन स्टीम के बाद आपकी जब वो स्किन आपकी नॉर्मल कूल डाउन होगी तो तब उसकी तो वही एक्सपेंशन वहीं पे रहेगी। उससे क्या होगा, दोबारा जल्दी होंगे। उस चीज़ को ब्लैक हेड रिमूव ज़रूर करने चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं करने चाहिए। आप हाँ स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हो, जो स्ट्रिप्स होती है रिमूव करने के लिए, लेकिन ये कि उनको फॉलोड बाय आइसिंग। हमेशा जब भी आप कोई भी इस तरह का प्रोसीजर करवाते हैं, इवन जो हम डिफरेंट प्रोसीजर्स भी करते हैं, तो उनके बाद कोल्ड कंप्रेशन हमेशा बताते हैं। तो जब भी आप जैसे फेस की क्लिनजिंग भी खाली करते हो तो कोल्ड कंप्रेशन करो साथ में। इवन अगर आप रात को जैसे मेकअप रिमूव करते हो या क्लिनज करते हो तो तब भी आइस बाउल यूज़ कर सकते हो, आइस क्यूब यूज़ कर सकते हो, ताकि पोर्स बंद हो जाए। फिर आप जो चीज़ यूज़ करोगे वो उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगी। कई लोगों को एक्नी इस वजह से हो जाती है कि जिस तरह डर्ट पार्टिकल्स या तकिया उतना अच्छा नहीं साफ़ हुआ हुआ, उसका कवर, पिलो कवर, आप सोए हो तो आपके फेस के अंदर कांटेक्ट के साथ वो इरिटेट कर देते हैं। लेकिन अगर यही आपने आइसिंग की हुई हो तो आइसिंग के बाद आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, पोर्स रिड्यूस हो जाते हैं और उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम होती है। ठीक है, कब करनी चाहिए आइसिंग? आइसिंग नॉर्मली वैसे रूटीन में आपको 2 टाइम्स करनी चाहिए। एक सुबह उठते ही जब आपने कुछ भी अप्लाई करना हो फेस पे प्रायर टू एप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग, एंड लेट नाइट जब आप पूरा फेस क्लिनज ऑफ करते हो। और उसके साथ ऑल्सो अपनी रूटीन के अंदर जो लड़कियां मेकअप करती हैं उन्हें प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि पोर्स के अंदर आपके वो उस प्राइमर से भी हाफ ऑफ योर इन्फेक्शन इज़ ब्लॉक्ड, कि वो आपके पोर्स को जो है कवर अप कर देती है। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा आपकी इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ऑल्सो आपका मेकअप भी नहीं फटता। प्राइमर लगाएं या सनब्लॉक
प्राइमर पहले लगाएं, फिर सनब्लॉक लगाएं पहले, ठीक है। उसमें अगर आप मेकअप के रूटीन में जाते हो तो सुबह सबसे पहले आपको फेस वॉश करना चाहिए, फिर आप आइसिंग करो, फिर आप सन प्रोटेक्शन लगाएं। सन प्रोटेक्शन जब अब्जॉर्ब हो जाए 5 से 6 मिनट के बाद, फिर आप उसके ऊपर प्राइमर लगा के एंड मेकअप करें, ठीक है। और कोई चीज़? मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, मैम जैसे हमारे घरों में मेकअप पड़ा रहता है, एक्सपायर हो जाता है, हाँ यूज़ करते रहते हैं, हाँ हाँ। मैम ये क्या इफेक्टिव है? नहीं, इसमें यह है कि इसीलिए सबसे तो अच्छा ये है कि आप थोड़ी चीज़ें रखें और अपनी स्किन के मुताबिक रखें। जब आप थोड़ी चीज़ें रखते हैं तो वो आपकी डेली यूज़ में आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टिंटेड सनब्लॉक ले लिया, वो आप डेली यूज़ कर सकते हो। वो हल्का सा टिंटेड भी होता है कि आपको थोड़ी सी बेस की अपीयरेंस दे देता है, और थोड़ा सा ये होता है कि सन प्रोटेक्शन भी देता है। लेकिन जो सनब्लॉक होता है, अच्छा क्या मुझे बताओ, क्या नॉर्मल सनब्लॉक आपको, जैसे आप लोग अगर कभी जाते हो नॉर्दर्न एरियाज़ में फिरने टुरने, तो क्या नॉर्मल सनब्लॉक वर्क करता है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा स्किन बर्न हो रही है। बर्न हो जाती है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम वही आइस क्यूब सब नहीं 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 नहीं, सनब्लॉक जब हम हायर एल्टीट्यूड पे कहीं भी जाते हैं तो हमारे जो नॉर्मल SPFs होते हैं वो इतना वर्क नहीं करते। आपने देखा होगा कि कभी जिस तरह ये क्रिकेट प्लेयर्स खेल रहे होते हैं नॉर्मली, तो इनके मुंह पे वाइट कास्ट सी लगी हुई होती है, हाँ, तो उसमें हम जिंक ऑक्साइड का पेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको वो ईज़िली फार्मेसीज़ पे मिल जाता है, ठीक है, जो कि आप अगर वो लगाते हो तो आपको जो भी सनबर्न है वो नहीं होता। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप नॉर्दर्न एरिया में कहीं फिरने जा रहे हो, या कहीं आपका जो है वो ट्रिप एक्सपेक्टेड है, या जब आपको लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, या कोई अगर स्पोर्ट्स बहुत एक्टिवली खेलता है, कि प्रोफेशनली स्पोर्ट्स करता है, तो उनमें फिर हम जिंक ऑक्साइड का पेस्ट, पहले सन ब्लॉक लगा के फिर जिंक ऑक्साइड का पेस्ट लगाते हैं। वो आपकी जो स्किन को है ना वो ब्लॉक कर देता है UV रेस से, फिर उस पर आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, बर्न नहीं होती, टैन नहीं होती नॉर्मली। वरना आप अगर नॉर्दर्न एरिया से आते हो ना तो आपका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, हाथों का अलग लग रहा होता है, मुंह का अलग लग रहा होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें अगर आप ये इस तरह करेंगे तो उसमें ये आपको प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और कोई चीज़? इसमें SPF अगर आप इंडोर वर्क कर रहे हो तो फिर 50+ इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अगर आप वो लगाते हो 30 से 50 के बीच में, आपको SPF जो है वो सूटेबल रहता है इंडोर वर्क के लिए। इंडोर भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो ये लाइट्स हैं इनमें भी UVs इमिट होती हैं, ठीक है ना, तो इनके लिए भी हमें सनब्लॉक रिक्वायर्ड होता है, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आपको इस एज में इतनी नहीं होती, ये लेटर ऑन जब आपके अंदर एज रिलेटेड चेंजेस आती हैं फिर बंदे को पता लगता है अच्छा मैंने तब ये नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है मेरे ऊपर। अगर यही चीज़ें आप अभी से शुरू कर दो तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप केयर करते हो और वो करेक्ट हो जाती हैं। तो नॉर्मल इंडोर इन्वायरमेंट में आपका 30 से 50 SPF जो है वो मोर देन इनफ होता है। लेकिन अगर हाँ आपका बाइक पे एक्सपोजर है, या आप बसेस पे जाते हो, या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो बाहर, फिर आपको तकरीबन 70+ से 100 के बीच में आप उसको लो। इस तरह भी होता है कि आप इंडोर के लिए अलग रख लो और आउटडोर के लिए अलग रख लो। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपने बस पे जाना है तो आप फेस वॉश करके लगा लो सनस्क्रीन, और अगर आपको पता है कि आप ऑफिस के अंदर हो तो आप उसमें लोअर सनस्क्रीन। और इनफैक्ट कई अब तो जो बेसिस हैं उनके अंदर भी सनब्लॉक एडेड होता है जो नॉर्मल आपके ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर कोप कर जाता है। और कोई चीज़? स्क्रबिंग करनी चाहिए कितने डेज का? स्क्रबिंग मैंने अभी वही बताया कि स्क्रबिंग हम जब करते हैं तो नॉर्मली हमारी स्किन जो है वो, एक तो हमें राइट डायरेक्शन ऑफ मसाज नहीं आइडिया होता, तो उसमें ये होता है कि हमारी समटाइम ये होता है कि स्किन इरिटेट भी हो जाती है कि आप स्क्रबिंग करते हो अगले दिन आपको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों निकलते हैं कि आपके जो पोर्स ओपन हुए हुए होते हैं उनमें वो स्क्रबिंग के जो आपकी वो क्रीम है वो इनसाइड स्टक हो जाती है, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्क्रबिंग अगर ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप प्रॉपर सिर्फ डेली क्लिनजिंग भी करना शुरू कर दें तो आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा मैम, हमारा जो रियल ओरिजिनल कम्प्लेक्शन होता है स्किन का, वो एकदम से
ठीक हो जाता है और एकदम से डल हो जाता है, इसकी क्या वजह है? हॉर्मोन्स की वजह से हमेशा आपके जो कम्प्लेक्शन, हॉर्मोन्स या आयरन लेवल्स, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि या तो हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके इरिटेट हुए में या इम्बैलेंस्ड हुए में, या उनमें कोई वेरिएशन है, जैसे उसमें आपको साइकिल की फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, या और डिफरेंट आपके स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है इन चीज़ों से, या फिर आपका जो है वो आयरन लेवल कम है। आयरन का अगर आपको जिस तरह उसमें और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं कि आपको हेयर फॉल भी होता है, आपको जो है वो डलनेस भी होती है, आपको बॉडी एक्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें भी रिलेट करी होती हैं, तो उसकी वजह से ये आपको होता है हमेशा जब भी आपकी बॉडी। अब जिस तरह हम वाइटनिंग इंजेक्शन क्या होते हैं नॉर्मली, एनी वन ऑफ यू हैव एनी आइडिया? वाइटनिंग इंजेक्शन बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, ठीक है। उनमें जो उनकी कॉम्पोजिशन होती है, वो ग्लूटाथायोन का पर्पज़ यही होता है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी जब अब बेहतर होती है तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिसिटी यानी जो एलिमेंट्स जो आपके मेलानिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। मेलानिन हमेशा एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि जिस तरह आपकी बॉडी में जब आपकी बॉडी वीक फील कर रही है तो मेलानिन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि कम्प्लेक्शन डल हो जाएगा। तो इसीलिए देखो जब कोई नॉर्मली बीमार होता है तो वो एकदम से उसकी कम्प्लेक्शन में भी चेंजेस आ जाती है, शक्ल में भी चेंज आ जाती है, फिज़िकल हेल्थ में भी चेंज आ जाती है। क्यों आती है कि वही बॉडी अपने आप को डिफेंस या सेफ मैकेनिज़्म में जो है जब ले जाती है तो वो उसकी मेलानिन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है यानी आपकी अंदरूनी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बेहतर होती है इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिप से, जो वाइटनिंग इंजेक्शन जिनको कॉमनली बोलते हैं, तो क्या होता है कि वो टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाती है, मेलानिन कम हो जाता है, कलर बहुत इन्हांस्ड लगता है, कम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा वाइटिश हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, लेकिन वो टर्न ओवर नहीं करता कि अगर इसका कलर है वो किसी और जैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो इसका अपना कलर है वही टोन में इम्प्रूव कर जाएगा, वही जो है वो ज़रा थोड़ा ग्लोई हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी बेहतर हुई है तो बॉडी बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही है और उससे वो चीज़ इम्प्रूव कर रही है। विटामिन डी का जो मेलानिन में वही बता रही हूँ, विटामिन डी भी जब आपका कम होगा तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि मेलानिन ज़्यादा बनेगा। हाँ, जब आपका विटामिन डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि फिर वो रिस्पॉन्डेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है, अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूटाथायोन लेते हैं जो कि वाइटनिंग के कॉज करता है, तो उसमें विटामिन सी को साथ में लेना ज़रूरी होता है, ठीक है, वो उसको बॉडी में अब्जॉर्ब करवाता है। लेकिन विटामिन डी कैसे सी कैसे अब्जॉर्ब होगा? हमेशा डी के साथ अब्जॉर्ब होता है। तो अगर डी कम होगा तो सी भी कम होगा, क्योंकि वो डी कम है तो वो उसे अब्जॉर्ब कम कर रहा है बॉडी में। ये अक्सर देखते हैं ना, मसलन जब सन की लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है स्किन पे, उन लोगों का कलर भी ब्लैक ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें फिर मेलानिन पिगमेंट्स ज़्यादा बनते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन देखो सन की लाइट जो है वो अगेन अगर हम उसमें प्रॉपरली प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हों, सन प्रोटेक्शन, तो उससे ये होगा कि आपको वो डार्कनेस नहीं होगी। हाँ, लेकिन विटामिन डी जो सोर्स ऑफ सनलाइट उसका सोर्स है, ठीक है, लेकिन ये कि उसमें एक्सेस हमें उसका रिक्वायर्ड नहीं होता नॉर्मली। उसका एक जिस तरह किसी भी चीज़ का जब ज़्यादती हो जाएगी डेफिनेटली तो वो जिस्म में उस चीज़ को वो कर देगा, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आपका तब भी कम्प्लेक्शन थोड़ा सा लो हो जाएगा, क्योंकि सी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा और सी के साथ फिर ग्लूटाथायोन बेहतर नहीं रिस्पॉन्ड करता, ठीक है। और कोई चीज़, एनीथिंग जो आप लोग पूछना चाहते हो? एक क्वेश्चन है, बहुत स्किन ड्राई होती है तो ऊपर से जो एपिथेलियल लेयर होती है, मतलब ये वापस रिकवर नहीं होती, इसकी रीजन क्या होती है? ड्राइनेस जब भी होती है तो स्किन हमेशा फ्लेक करती है। हमेशा जब भी ड्राई स्किन होगी, स्केली स्किन होगी, तो वो या तो उतर जाएगी या फिर आप उसमें मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो वो रिपेयर हो जाती है, रिकवर।
तो वो उसके अंदर, हाँ, उसके लिए कौन सा मतलब मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। देखो वो आपके वेदर के अकॉर्डिंगली डिपेंड कर रहा है। अगर सर्दियाँ हैं तो डेफिनेटली हम पानी कम पी रहे हैं, पानी जब कम पिएंगे तो डेफिनेटली हमें हायर कंटेंट ऑफ मॉइस्चराइज़र जिस चीज़ में हो वो यूज़ करना चाहिए। जो मॉइस्चराइज़र है वो अब सबसे ज़्यादा जो है वो आपको पेट्रोलियम जेली में मिलता है मॉइस्चर, क्योंकि वो होल्ड कर लेती है, उसके अंदर आपकी जो स्किन के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है जिससे बैरियर आपका इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम जेली के बाद जो मॉइस्चराइज़र होता है वो होता है जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आ जाते हैं, फिर हमारे पास लिक्विड बेस्ड मॉइस्चराइज़र आ जाते हैं। जितना थिक मॉइस्चराइज़र होगा उतना ज़्यादा ड्राइनेस को क्योर करेगा, और जितना मतलब लिक्विड या जितना जो क्या कहते हैं दूसरी स्टेट में होगा वो उतना कम अब्जॉर्बेंस देता। तो सर्दियों में या तो हम क्रीम्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं या जो ये पेट्रोलियम जेली वगैरह के फॉर्म में होते हैं वो यूज़ करते हैं, और गर्मियों में अगेन हम सीरम्स में चले जाते हैं या फिर हम जो है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स में चले जाते हैं, ताकि आपकी स्किन के अंदर वो ब्रीदेबल उसको वो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी इवेपोरेशन या स्वेटिंग की वजह से पहले ही काफ़ी हाइड्रेटेड होती है, ठीक है। और कोई चीज़? मुझे डॉक्टर ने ना मेडिसिन रिकमेंड की थी फीजॉन के लिए, तो एक मॉर्निंग में एक नाइट में, जब मैं उसे छोड़ती हूँ ना तो फिर दोबारा से इस तरह ये फैटबर्न्स टाइप से या एक्ने हैं। कौन सी आपको मेडिसिन दी? सो लोशन मॉर्निंग में, हाँ। जेलेट जेल जो है इवनिंग में, साथ सनब्लॉक फेस वॉश भी रिकमेंड। हाँ, अब मैंने आपको वही बताया कि नॉर्मली जो भी मैं आपको पहले भी बता रही थी वो ये बता रही थी कि ये होता किस वजह से है कि ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स की एक्यूमुलेशन जो है वो एक एरिया पे ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गई है, तो उसकी वजह से ये होती है। अब ऑयल ग्लैंड्स नॉर्मली हाँ समटाइम थ्रेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या वैक्सिंग अगर आप ऑफन करते हो इस एरिया में आईब्रो के, उस एरिया में इस वजह से ज़्यादा हो जाती है। तो उसके अंदर जो है वो हमने क्या करना होता है कि इन सब चीज़ों के अंदर आपकी जो फैट एक्यूमुलेशन है नीचे किस वजह से हो जाती है, वो ये हो जाती है कि आपकी एक्टिविटी, एक तो आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, या आप जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हो कि जो एक्यूमुलेट करके आपको जो है वो कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो आपका इसमें बेहतर ही हो जाता है और उसमें इतना ज़्यादा नहीं रिस्पॉन्ड करता। लेकिन ये कि इसमें आप जो आपको उन्होंने प्रोडक्ट्स दी हुई है वो इसलिए दी हुई है कि वो ड्राई करती हैं स्किन को, उधर से आपको फ्लेकिंग भी फील होती होगी उससे, होती है? फ्लेकिंग मीन्स हल्की सी स्किन ड्राई होकर उतरनी, स्टार्टिंग में हो रही थी, अब आपकी स्किन उसमें नॉर्मल हो गई है तो वो उतनी नहीं फील होती होगी। तो वो ये कि वो आपको थोड़ा सा कुछ अरसा ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद जो है वो आपको उसमें नहीं रिक्वायर्ड होता, फिर वो आपका करेक्ट हो जाता है जब आपका स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की जो है वो एक्सीडेंट हुआ है और बोन ब्रेक हो गई है, तो कुछ अरसा तो डॉक्टर ने उसे बताया है कि आपने जो है इसको इमोबाइल रखना है या इसको स्लिंग रखना है या आपने इसको नहीं मूव करना। लेकिन जब वो बोन फॉर्मेशन हो जाती है, करेक्ट हो जाता है, तो फिर वो कहता है फिर आप नॉर्मली यूज। सिमिलरली जब आपका ये पैटर्न जो है वो एक डेवलप हुआ है, वो जब इम्प्रूव कर जाएगा, जब आपकी स्किन नेचुरली उसको एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो फिर उसमें, लेकिन स्क्रब्स वगैरह मत यूज़ करना, ठीक है ना। स्क्रब्स वगैरह यूज़ करोगे तो उसके अंदर जो है वो आपको फिर अगेन से ये कॉज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर इसके अलावा आपको ये कि जो आपके ऑयल बेस्ड यानी जंक फूड होता है या इस तरह की चीज़ें उनको थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। तो इट वॉज अ गुड सेशन आप लोगों के साथ, और ये कि आप लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हुआ होगा जो पहले नहीं था। तो इसमें यह है कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और नेचुरल चीज़ें जो हैं जिनसे हम चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस की, एंड इट वाज एन गुड इंटरैक्टिव सेशन। अगर आप लोगों को इसके अलावा कुछ चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, एंड माई लिंक्स विल बी अपलोडेड अलॉन्ग विद जो हमारा सेशन की डिटेल्स होंगी, तो आप लोग उसमें भी अगर कुछ भी लेटर ऑन भी पूछना चाहते हो तो यू कैन फ्रीली आस्क दैट, ठीक है। थैंक यू।